Good morning, friends. Today I am going to discuss about hyperglycemia and hypoglycemia. These two words are very common for a diabetic patients. Okay, let's see hyperglycemia. Hyperglycemia means hyper means ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज, ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा तो हाइपरग्लाइसीमिया. आई थिंक इट इज़ अ वेरी इजी वे टू रिमेंबर. ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा मीन्स हाइपर. हाइपर टेंशन होता है, ज़्यादा टेंशन हो गई, हाइपर टेंशन मीन्स ज़्यादा. हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा. वो कितना ज़्यादा होता है, लेट्स सी. इफ ब्लड शुगर लेवल इज मोर देन 130 to 140 mg, यानी कि 130-140 mg पर डेसीलीटर तक अगर है तब तो वो नॉर्मल है. बट उससे ऊपर अगर बढ़ता है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है. हाइपरग्लाइसीमिया बोले तो डायबिटिक पेशेंट. इसका ये मतलब नहीं है कि हाइपो है तो नॉन डायबिटिक. नो, हाइपर होगा ही तभी जब वो पेशेंट डायबिटिक है. नॉर्मल पेशेंट्स में नहीं होना है. क्यों? नॉर्मल पेशेंट्स में इंसुलिन प्रॉपर काम कर रही है, बीटा सेल्स इंसुलिन प्रॉपर सिक्रीट कर रहे हैं, तो हाइपर वो होने ही नहीं देंगे. जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ा, प्रॉपर इंसुलिन का सिक्रीशन हुआ और शुगर लेवल कंट्रोल कर दिया गया, तो हाइपर का चांस नहीं है. हाइपर मीन्स डायबिटिक पेशेंट्स. कितना? इफ इट इज मोर देन 130 to 140 mg per deciliter, then it means this sugar is their blood sugar level is on higher side, means patient is in hyperglycemia. Got it? Now come to the point, that is which one is hypoglycemia. Hypo means कम, glycemia means sugar. शुगर लेवल अगर कम हो गया तो कितना कम हो गया कि वो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है? दैट इज 70 mg पर डेसीलीटर. 70 mg पर डेसीलीटर से अगर कम हो गया तो वो हाइपो में चला गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया. नॉर्मल पेशेंट्स में अगर देखा जाए तो वो पेशेंट्स हाइपो में भी नहीं जाता, बट डायबिटिक पेशेंट्स में दोनों चांसेस हैं. हाइपो में डायबिटिक पेशेंट्स में जाने का रीज़न ये है कि उसकी जो डोज है, जो मेडिसिन ले रहा है, वो इंसुलिन, स्पेशली इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स, जो मैंने पहले भी बताए हैं अपने वीडियोस में. इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स जितने भी हैं सल्फोनिलुरिया ग्रुप्स के, उसकी डोज अगर ज़्यादा है, इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट हो रही है बॉडी में बीटा सेल्स को स्क्वीज करके, और पेशेंट्स का फूड उतना ही है, जिसकी वजह से पेशेंट्स हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है. अब सिंपल अगर बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे फूड से अगर कोरिलेशन किया गया है तो इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया में क्या है कि इंसुलिन कम सिक्रीट हो रहा है, इंसुलिन लेस, फूड मोर. अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो रहा है, खाना ज़्यादा है बॉडी में, तो ये साइन है हाइपरग्लाइसीमिया का. और उसका जस्ट अपोजिट अगर हम करते हैं, इंसुलिन इसका अपोजिट हमने जैसे किया, तो इसमें इंसुलिन ज़्यादा है और फूड कम है. इंसुलिन ज़्यादा होगा और फूड कम होगा तो पेशेंट इसमें जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया. क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा है, उसने ग्लूकोज को ज़्यादा बर्न किया है और ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, इसलिए पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया. बोथ सिचुएशंस आर डेंजरस फॉर अ पेशेंट. But question comes, which one is more dangerous? Hypo is more dangerous or hyper is more dangerous? अब देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हाइपर ग्लाइसीमिया में अगर पेशेंट है तो उसको सडन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सडन इन द सेंस कि कोई वो हार्ट अटैक में नहीं जाएगा, कोई और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, कोई स्ट्रोक का चांस नहीं है, इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको. हाँ, कॉन्टिन्यूस अगर उसका पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में रहता है कई साल, कई महीने,
कई वर्षों तक, सो मैनी ईयर्स अगर पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में रहता है तो इट विल डैमेज एंड ऑर्गन्स कौन कौन से हुए? हार्ट, किडनी, लीवर, और फिर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताए, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ये जितनी भी पैथीज़ हैं वो हो सकती हैं पेशेंट्स को। अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म में कई सालों तक, किसी किसी पेशेंट्स में जल्दी होता है, किसी किसी पेशेंट्स में कई सालों बाद होता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया में रहेगा तो वो उसके अंदर ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बट अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया तो क्या कई महीने या कई सालों का वेट होगा, या कई वर्षों का, कई ईयर्स, मैनी ऑफ ईयर्स का वेट होगा? नो, इट विल इफेक्ट द पेशेंट इमीडिएटली, राइट नाउ। पेशेंट को डैमेज कर सकता है, इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। वो कैसे? देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी ऑर्गेन्स हैं, एंड ऑर्गेन्स हैं, अगर उनको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, हाइपो मीन्स लेस ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं मिल रहा है उनको, ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो उन ऑर्गेन्स में एनर्जी नहीं डेवलप, एनर्जी नहीं जनरेट हो रही है। एनर्जी नहीं जनरेट होती, वो ऑर्गेन्स काम करना बंद कर देंगे। ऑर्गेन्स ने काम करना बंद कर दिया तो पेशेंट विल लीड टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ पेशेंट बढ़ता चला जाएगा, और इमीडिएटली उसको अगर शुगर ना दी गई, कुछ इंजेक्शंस के थ्रू, अगर वो ओरल ले सकता है तो ओरल में टाइम लगेगा, इस टाइम तो आईवी ही चलनी चाहिए, तो पेशेंट लीड्स टू इन कोमा ऑल्सो, कोमा में चला जाएगा। तो समझने वाली बात क्या है कि अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो पेशेंट को डैमेज करने में कई महीने, कई वर्षों तक का समय मिल सकता है। बट अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो पेशेंट्स को टाइम नहीं मिलने का, पेशेंट्स को इमीडिएटली इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो इम्पैक्ट ऐसा पड़ सकता है कि पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस कंपेयर टू हाइपरग्लाइसीमिया। इसका मतलब ये नहीं कि हाइपरग्लाइसीमिया डेंजरस नहीं, हाइपरग्लाइसीमिया भी डेंजरस है, बट उसका डेंजर का इम्पैक्ट आने में इट विल टेक सम ईयर्स और मंथ्स। बट हाइपो में ईयर्स और मंथ, डेज, आवर्स नहीं लगेंगे, इट्स अ गेम ऑफ फ्यू मिनट्स। सो हाइपोग्लाइसीमिया इज more dangerous. Okay, anyway, सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया क्या होते हैं? अगर कोई डायबिटिक पेशेंट्स है, वो इंसुलिन ले रहा है या OHA पे है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पे है, और वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है, तो दूसरे लोग देखने वाले या वो पेशेंट खुद कैसे ये जज करेगा कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है? और अगर उसको इस बात का एहसास हो गया, घर वालों को एहसास हो गया, या उस पेशेंट को खुद एहसास हो गया कि नाउ ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स इन हाइपोग्लाइसीमिया, तो क्या सडन उपाय किए जाए? अगर वो हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जा रहा होगा पेशेंट, तो उसके मेन क्या, एक तो स्वेटिंग आने लगेगी उसको, पेशेंट को आ सकती है, ज़रूरी नहीं है, हर पेशेंट के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। स्वेटिंग आ सकती है, शेकिंग हो सकता है, वो कांपने लग सकता है, ट्रिम्बलिंग हो सकती है, अनकॉन्शियस हो सकता है, उसको पता है मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, तुम कौन हो, मैं यहाँ कैसे आया, वॉट एवर इट इज़, अनकॉन्शियस हो सकता है, मुझे क्या हो गया कुछ नहीं पता, अनकॉन्शियस हो सकता है पेशेंट। और पेशेंट की हार्ट बीट भी बढ़ सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स, या ज़रूरी नहीं कि सारे सिम्टम्स होंगे, इसमें से कुछ सिम्टम्स उस पेशेंट्स, इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट, सिम्टम्स वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, किस पेशेंट को क्या सिम्टम आएंगे और किसको ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे। किसी किसी में हो सकता है हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो, स्वेटिंग ना हो, किसी किसी में शेकिंग हो, ट्रिम्बलिंग हो, हार्ट बीट नॉर्मल। सो बहुत सी चीज़ें, बट ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट्स में आते हैं। इनमें से अगर एक दो सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा लगा लेना है कि ये पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने ये अंदाज़ा लगा भी लिया कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जा रहा है या हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया है, तो इमीडिएट एक्शन हमको क्या लेना चाहिए? चॉकलेट, शुगर मेड टॉफ़ीज़, ग्लूकोज, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये फटाफट पेशेंट को दे देना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, शरबत, जो भी आप दे सकते हो, तो जिससे कि वो जल्दी जल्दी बॉडी में जाए और एनर्जी मिलनी उसको शुरू हो जाए।
क्योंकि सिंपल चीज़ क्या है कि उसकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा है, ग्लूकोज कम है। ग्लूकोज कम होने की वजह से दूसरे पार्ट्स में एनर्जी जनरेशन नहीं हो पा रहा है, एनर्जी जनरेट हो ही नहीं रही, एनर्जी जनरेट नहीं हो रही थी, दूसरे ऑर्गन्स काम करना धीरे धीरे बंद कर दे रहे हैं। इसलिए फटाफट उसको सोर्स दीजिए आप एनर्जी का, दैट इज शुगर। शुगर दीजिए और पेशेंट रिकवरी में आ जाएगा। फिर डॉक्टर्स की कंसल्ट करके जो भी उसकी डोजेस चल रही हैं दवाइयों की, स्पेशली सल्फोनिलुरिया की वजह से ही हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट जाता है। इंसुलिन सिक्रेटागॉक्स उसको बोलते हैं, और इंसुलिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, फूड कम खा रहा है। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें किसी की गलती नहीं होती है, डॉक्टर्स ने अपने हिसाब से डोज सही लिखी हुई है, बट पेशेंट कभी कभी, और डाइट चार्ट को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो डाइट चार्ट है उसके अकॉर्डिंग ही डोज डिसाइड होती है। डोज का टाइट्रेशन जो होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन योर डाइट चार्ट। अगर वो डाइट चार्ट अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो रिस्क है, या डाइट चार्ट वही है, डोज में कुछ अपने हिसाब से आपने कुछ टाइट्रेट अपने मन से कर लिया तो गड़बड़ है। इसलिए ऑलवेज कंसल्ट टू योर डॉक्टर। एनीवे, एक्चुअली मैं एक चीज़ थोड़ी सी, ये हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है, बट कुछ हट के कुछ चीज़ एक बताना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का एक बॉडी क्लॉक होता है। ये बॉडी क्लॉक हमारे जितने भी ऑर्गेन्स हैं बॉडी के अंदर के, उन सारे ऑर्गेन्स को गवर्न करता है। वो बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग ही वो ऑर्गेन्स अपना अपना जो वर्किंग है वो गवर्न होती है। वो बॉडी क्लॉक के बारे में अगर बोले तो बॉडी क्लॉक रिफर्स टू द बॉडीज इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्केडियन रिदम। जो सर्केडियन रिदम है, ऑर्गेन्स उसी के अकॉर्डिंग सारे काम करते हैं। सर्केडियन रिदम अगर हम देखें, सर्केडियन रिदम रेगुलेट्स वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस ऑफ 20 आवर साइकिल। जो हमारी बॉडी के ऑर्गेन्स हैं, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, पैंक्रियाज हो, जो भी कुछ ऑर्गेन्स हैं, वो सर्केडियन रिदम से गवर्न होते हैं। और जो कि मतलब 24 आवर्स की साइकिल है, वो 24 आवर्स की साइकिल में किस टाइम उसको उस इंसुलिन का, पैंक्रियाज को किस टाइम इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाना है, किस टाइम इंसुलिन, वो तो खाने पे डिपेंड है, वो तो अलग बात है, बट बॉडी क्लॉक भी उसको गवर्न करती है। सूरज का निकलना, सूरज का अस्त होना, सनराइज और सनसेट पर ये ऑर्गेन्स डिपेंड होते हैं। इन ऑर्गेन्स को पता चल जाता है, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गेन्स हैं अंदर के, इनको पता चल जाता है कि कब सनराइज हुआ है और कब सनसेट हुआ है। सनराइज हो गया है तो बॉडी की फंक्शनिंग क्या होगी, बॉडी के ऑर्गेन्स की फंक्शनिंग क्या होगी, और सनसेट हो गया है तो अब बॉडी के ऑर्गेन्स की फंक्शनिंग क्या होगी। हमारे जो बीमारियां बढ़ रही हैं हमारे समाज में, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम प्रकृति को फॉलो करना कम कर रहे हैं। हम कम कर रहे हैं ना, बट हमारे ऑर्गेन्स तो नहीं कम कर रहे। अगर सनराइज हो गया बट हम बिस्तर पे पड़े हुए, हमने अपने बेडरूम के सारे जितने भी विंडोज़ हैं उसको कर्टन से कवर्ड कर रखा है कि अंदर सनलाइट ना आए और हमको पता नहीं चले कि सनराइज हो गया है। बट हमारे ऑर्गेन्स को पता है, ऑर्गेन्स को मालूम है कि सनराइज हो गया है, दे स्टार्टेड देयर वर्किंग, वो काम करना शुरू कर देते हैं। एंड इन द सेम वे सनसेट के टाइम अगर मैंने आर्टिफिशियल लाइट्स लगा रखी हैं, तो क्या आजकल सभी शहरों में है, और डिस्को और ये वो 12, 1, 2 बजे बाहर से नहीं पता चल रहा है कि सनसेट हो चुका है, रात हो चुकी है, क्योंकि इतनी लाइट और सब कुछ है। बट हमारे बॉडी ऑर्गेन्स को ये बात मालूम है, उनको मालूम है सनसेट हो चुका है। अब ऑर्गेन्स की फंक्शनिंग कम होनी है या रोकनी है, दे नो। इसलिए नाउ डेज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन सिटीज़ स्पेशली। गांव के लोग तो शायद फिर भी फॉलो कर रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी टीवी, लाइट, एवरीथिंग पहुँच चुकी है। बट कोशिश करिए कि ये बॉडी क्लॉक को थोड़ा, बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग, सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग अगर हमारी वर्किंग हो, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हों, तो आई थिंक इट इज़ हेल्पफुल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स एंड all human beings. So I think now it is clear about this hyperglycemia and hypoglycemia. Thank you very much.